तो हमारा आज का सीधा सवाल यही है कि भ्रष्टाचार के संगीन आरोपों के बाद क्या वित्त मंत्री अरुण जेटली को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए ताकि इस पूरे मामले की निष्पक्ष तरीके से जांच की जा सके। और जफर भाई, मेरा सवाल अब आपसे है, आज जिस तरह से कीर्ति आजाद को प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोका गया, ताकीद उन्हें यह की गई पार्टी की तरफ से कि भाई आप मीडिया से बात न कीजिए, इसका हम क्या मतलब निकालें? सच को छुपाने की कोशिश की जा रही है क्या? बिल्कुल नहीं, सच तो वो तो आप ही के सांसद हैं, फिर उन्हें बोलने से रोकने का क्या मतलब? सच तो उस एसएफआई के रिपोर्ट में ही सब कुछ है। हाँ। जो सच है वही उस रिपोर्ट में आया है और रिपोर्ट में सब कुछ आपको मालूम है कि कोई भी आरोप जेटली जी पे नहीं है। जहां तक आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस जो था आम आदमी पार्टी का, उसके बारे में भी आम आदमी पार्टी के एक प्रवक्ता ने भी थोड़ी देर पहले किसी और चैनल पे कहा कि हम चूंकि सीबीआई ने रेड किया उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के ऑफिस में, हाँ। इसलिए हमने रिएक्शन दिखाया इस तरह का और इसलिए किया। तो जो पार्टी इस तरह के एक संगठन जो इंडिपेंडेंट है, बॉडी है गवर्नमेंट की, जो किसी चीज के इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो अगर कोई काम कर रही है, उसके रिएक्शन में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो कि ड्रामेटाइज किया हुआ, जो 2013 की रिपोर्ट को लेकर ड्रामेटाइज करे पब्लिक में, इस कहां तक इसको बिल्कुल ये एसएफआईओ का कई बार जिक्र हो रहा है। ये मैं आपको एसएफआईओ क्लियर करूं, ये एसएफआईओ रिपोर्ट क्या है? हाँ। ये कंपनीज एक्ट में ये रजिस्टर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट ने जी सुनिए ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज है जिसको ये डिपेंड कर रहे हैं। नहीं, मैं आपको क्लियर कट सुनिए, सिर्फ 2 मिनट का टाइम। ये एसएफआईओ ने जब रिपोर्ट दी, वो रिपोर्ट देते देते तक कानून चेंज हो गया। पहले क्या था, आप कंपाउंडिंग में आपको बताता हूं, आप करोड़ों खाइए, करीब करीब आपको 35 करोड़ रुपए पिछले 8 साल से, जब से आईपीएल शुरू हुई है, एक स्टेट एसोसिएशन को आता है। अगर आप 35 × 8 भी करते हैं तो डीडीसी को 280 करोड़ रुपए तो वैसे ही आया। हाँ। अब वो पैसा आता है कि 70% आप क्रिकेट पे लगाएंगे और 30% से अपना काम चलाएंगे। हाँ। यहां पर अगर इनकी आप बैलेंस शीट देखिए तो 99% नॉन क्रिकेटिंग एक्टिविटीज में लगता है। किस अकाउंट्स में? वो तो सभी के अकाउंट्स में, कभी राउंड ट्रिपिंग होती है, अपने पैसा आता है और क्या। अब ये एसएफआईओ रिपोर्ट की, उसमें जेटली साहब या किसी का भी, मैं भी कह रहा हूं किसी का काम नहीं है, बट पॉइंट इज एसएफआईओ ने आपको 26 जगह पे इंडाइट किया। हाँ। कि आपके भ्रष्टाचार हुए हैं, आपने गलत काम किया है। हाँ। लेकिन क्या था, सुनिए 2000 से करिए, पंकज जी एक सवाल यहाँ पर यह है कि एसएफआईओ की ये जो रिपोर्ट आई है, इसको बेसिस बनाया जा रहा है और इसी बेसिस पर अरुण जेटली भी ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई उनका कोई कसूर नहीं है। ये बात तो सही है कि एसएफआईओ की रिपोर्ट जो आई उसमें एक तरह से क्लीन चिट देने की कोशिश की गई, अनियमितताओं की बात मानी गई, लेकिन ये कहा गया कि किसी तरह का घोटाला नहीं हुआ है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया कि अरुण जेटली का डे टू डे अफेयर से कोई वास्ता नहीं था, मतलब नहीं था। फिर आप लोग क्यों पीछे पड़े उनके कंट्रीब्यूशन को देखिए, ये स्टेडियम बनाने में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। वो सारे फंड रेजिंग किस तरह से उन्होंने 3 डिफरेंट इन्वेस्टिगेशंस हुए हैं जी। पहली रिपोर्ट एसएफआईओ की, जिसके बारे में अभी आपने कहा जी। एसएफआईओ में निपोटिज्म बड़ा क्लियरली कहा गया है कि निपोटिज्म के केसेस हैं। हाँ। इनको जो ये इरेगुलरिटीज बोल रहे हैं, और अभी पत्रकार भाई जो बता रहे थे जी। कि पहले वो केसेस को बड़ा कंपाउंडिंग करके मान लिया जाता था। हाँ। लेकिन अब जो नए कॉर्पोरेट लॉज आए हैं उसमें वो बहुत ही संगीन अपराध माना जाता है और उनपे वो कंपाउंडिंग अलाउड भी नहीं है। हाँ। यहां तक कि हाईकोर्ट ने, दिल्ली के हाईकोर्ट ने उन कंपाउंडिंग को पे स्टे लगा दिया है, जिसको आज शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा गया था कि हम कंपाउंडिंग कर रहे हैं, कंपाउंडिंग के जरिए जो फाइन हो रहा है हम दे रहे हैं। लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि एक्चुअल में दिल्ली हाई कोर्ट ने उन कंपाउंडिंग के ऊपर भी अब स्टे लगा दिया है। तो पहला तो ये कि उसको मामला को बहुत आराम से न लिया जाए, ये न कहा जाए कि बहुत ही छोटी सी बातें थी और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पहली बात ये। दूसरी बात, डीडीसी जो इंटरनल रिपोर्ट है जो कि 2013-2014 के ऊपर आई, उसके अंदर भी कई सारी इरेगुलरिटीज को कहा गया और बताया गया, दर्शाया गया है कि कहां से लोन दिया गया, किन किन कंपनियों को फर्जी बिल दिए गए, कहां से पैसा आया, कहां पैसा गया। ठीक है, अनिल भारद्वाज जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, जब यूपीए की सरकार थी तभी एसएफआईओ की रिपोर्ट आई, उसमें आपने एक तरह से क्लीन चिट दी जिसको आधार बना रहे हैं आज अरुण जेटली, और आज आप कहते हैं कि अरुण जेटली इस्तीफा दे दें। ये कॉन्ट्राडिक्टरी चीजें क्यों हो रही हैं? समीर जी देखिए, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस की जो रिपोर्ट 2013 में आई है, उसमें गंभीर वित्तीय अनियमितताओं के लिए
16 जगह 17 जगह लिखा गया है। साथ ही जो मैंने कहा कि 4 ऑफिस बेरर जो इनके अंडर काम कर रहे थे डीडीसीए के जी, उनके ऊपर आरोप हैं। ऐसा नहीं है कि उसमें क्लीन चिट दी गई है। हाँ, ये है कि डायरेक्ट डीडीसीए के चेयरमैन या प्रेसिडेंट को उसमें नाम से नहीं कोट किया गया है। हाँ। लेकिन अब जब अगर आप उसमें पाक साफ हैं हाँ। और गंभीर अनियमितताओं की बात है तो निष्पक्ष जांच को करने देना चाहिए। एक तरफ ये जफर साहब कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट कुछ थी, उसको बढ़ा दिया गया। एस्टिमेटेड कॉस्ट 5-10% किसी प्रोजेक्ट के ऊपर नीचे हो सकती है। 24 करोड़ के प्रोजेक्ट को आप 140-141 करोड़ रुपए खर्च कर देंगे कांग्रेस के और आप कह रहे हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने दी है। कॉमनवेल्थ गेम्स का आपसे मैंने पहले भी पूछा था, जिसने बनाया है आपका एस्टिमेट कंपनी को आप 57 करोड़ दे रहे हैं, फाइनल कॉस्ट तो गंभीर है विषय। नहीं, और हमारी ये डिमांड है। आप वर्धमान जी पहले ये बताइए, कॉमनवेल्थ गेम जब हुआ था यूपीए सरकार, दिल्ली सरकार कर रही थी, आपकी सरकार थी, इनिशियल कॉस्ट क्या एस्टिमेट था और फाइनल कॉस्ट क्या रहा कॉमनवेल्थ गेम में? ये दुनिया को भारत बताइए। आप नहीं तो ऐसी बातें नहीं करिए। कभी आप दूसरे स्टेडियम की बात करते हैं, कभी मैं आपको सिर्फ ये कंपैरिजन बताता हूँ। आपको सिर्फ ये कंपैरिजन जानना चाहिए कि जिस बात के बारे में आप कह रहे हैं, लेकिन आपको तब ये सवाल उठाना चाहिए था ना। एसएफआईओ की रिपोर्ट के हिसाब से अगर आपको लग रहा था कि नहीं भाई की जिम्मेदारी बनती है, तब तो आपको उस वक्त सवाल उठाना चाहिए था। आज जब आम आदमी पार्टी सवाल उठा रही है तो आप कह रहे नहीं जी आप इस्तीफा दीजिए। आपने इन्वेस्टिगेशन करवाया, आपके सामने रिपोर्ट आई जी, अब 2 साल बाद आप कह रहे हैं टिप्पणी कर रहे हैं। स्पोर्ट्स ने उस समय भी कहा था कि क्रिकेट को आरटीआई के अंतर्गत लाना चाहिए। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर श्री अजय माकन जी का उस समय भी ये डिमांड थी कि क्रिकेट के एक्टिविटीज को आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने नहीं कहा, और हमने ऐसे इन्वेस्टिगेशन में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। ये कहना कि क्लीन चिट दी गई है, अगर क्लीन चिट दी जाती तो ये जांच जो पार्लियामेंट में श्री कीर्ति आजाद जी के आरोपों में दोबारा दिल्ली सरकार के पास आई है, क्यों आती? खन्ना साहब मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। थोड़े दिनों पहले हमने देखा जिस तरह से गौतम गंभीर, विशेष सिंह बेदी, इन तमाम लोगों ने जाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से गुहार लगाई, जिसके बाद ये सांघी कमेटी बनी भी इन तमाम चीजों की जांच के लिए। बट ये कहा जा रहा है कि डीडीसीए इज जस्ट लाइक अ कंपनी, जो भी करेगा वो आरओसी करेगा। इसमें अगर दिल्ली सरकार कोई कमेटी बनाती भी है तो उसकी जांच का कोई मतलब नहीं रह जाता। मेरा ख्याल अब्बास आप अपने फैक्ट्स जो है वो करेक्ट कर लो कि इतनी भ्रष्ट हो गई है क्रिकेट कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके अंदर अपनी जजमेंट दी और कहा कि ये जितनी स्पोर्ट्स फेडरेशंस हैं, बीसीसीआई है, डीडीसीए है जी, ये सारे पब्लिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो इनकी ऑटोनॉमी खत्म कर दी है। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो ये कंपाउंडिंग कर रहे हैं, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स। तो इन पे आईपीसी की धारा लगती है। हाँ। अच्छा, दूसरी बात जो सीरियस फ्रॉड नहीं, लेकिन बीजेपी इस तथ्य को नहीं मान रही खन्ना साहब। जो जांच बीजेपी क्या ये डीडीसीए इज जस्ट लाइक अ कंपनी, उनमें 42 एक सेकंड सुनो तो सही ना यार, मुझे पार्टियों का नहीं लेना देना जी। अरे सुन नहीं रहे तुम? बोलिए सुप्रीम कोर्ट ने ये खत्म कर दिया है। हाँ, दे आर पब्लिक सर्वेंट्स नाउ। दे आर पब्लिक सर्वेंट्स नाउ। They may be autonomous or private or company in nature, but they are performing public function. Hence, they are public servants. तो इन पे भी आईपीसी का कानून लगेगा। और दूसरा, जो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस ने जी सिविल जो जजमेंट दी उसमें 42 काउंट पे इंडाइट किया। अब उसकी क्रिमिनल जो है वो जांच होनी है। तो अब मंत्री जी बैठे हैं हमारे बड़े भाई, तो क्रिमिनल जांच कैसे होगी? निष्पक्ष कोई रिटायर्ड जज हो हाँ, और उसके अंडर हो जो इंडिपेंडेंटली करे, और हमारे बड़े भाई तो क्लीन है एकदम। तो चिंता किस बात की है? जफर इस्लाम साहब, यही तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं कि भाई जांच करवा लीजिए। अगर आप कह रहे हैं कि आप बेकसूर हैं तो जांच करवाने में हर्ज क्या है? देखिए, और जांच निष्पक्ष तरीके से हो जाए इसलिए इस्तीफा दे दीजिए। नहीं, अरविंद केजरीवाल जी जो है, वो इसलिए तिलमिला रहे हैं कि उनके एक जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है वहां पर सीबीआई ने रेड की है,
चलिए, इसलिए आप उनकी नियत पर शक कर सकते हैं, लेकिन खन्ना साहब की नियत पर तो शक नहीं है ना आपको? नहीं, खन्ना साहब वो तो क्रिकेट की भलाई ही चाहते हैं। खन्ना साहब या फिर चंद्रशेखर जी जो बात कर रहे हैं, यहाँ बात हम डीडीसीए के इंटरनल अफेयर्स के बारे में बात नहीं कर रहे। यहाँ पर मैं जो आरोप लगाया है केजरीवाल जी ने जेटली जी पे उस बारे में बात कर रहे हैं कि जेटली जी के बारे में उनके इस्तीफा जो मांगने की बात है वो बेतुकी है और उस पर निराधार है, किसी चीज का कोई आरोप नहीं उन पे, और उस पर उनका इस्तीफा मांगना, अगर उनको इस्तीफा देना है तो जेटली जी केजरीवाल जी को देना चाहिए। लगता है कि जेटली जी के पद पर रहते हुए इस मामले की निष्पक्ष जांच केजरीवाल जी को देने चाहिए कि उनके कई निष्पक्ष जांच हो सकती है क्या जेटली जी के पद पर रहते हुए? इंडिपेंडेंट बॉडी जांच करेगी, इंडिपेंडेंट बॉडी जांच जो करती है। अब सीबीआई रेड की है तो सीबीआई तो सारे आरोपों को खारिज कर दिया है। इंडिपेंडेंट बॉडी अपने जो जांच करेगी उसको क्या प्रॉब्लम है? नहीं होती है। देखिए, बहुत सिंपल है। क्या इन 13 साल में जब तक जेटली साहब वहां रहे, मुझे तो एक भी ध्यान नहीं आया कि कोई क्रिकेटर को अंदर लेकर आए हैं। क्या आप यहाँ पर क्रिकेट सुधारने आए थे या कोई और काम करने आए थे? प्रॉक्सी पे आप चलते हैं, प्रॉक्सी को खत्म नहीं कर पाए। 4 लोग प्रॉक्सी होल्डर है यहाँ पर, एक दर्जी है, एक कोई और है, एक का कपड़े का बिजनेस है। ये लोगों की आज 13 साल में इनकी प्रॉपर्टीज देखिए, मैं आपको बताता हूं कितनी प्रॉपर्टीज है। पॉइंट इज कि ये पैसा जो आ रहा है 35 करोड़ रुपए पर ईयर, ये जा कहां रहा है? ये तो आपकी रिपोर्ट्स में दिखता है। वो पैसा ठीक जगह नहीं जा रहा। और 2009 में जब पिच में बैन हुए थे, जेटली साहब ने खुद अनाउंस किया था ग्राउंड में खड़े होकर, मैं 5 मेंबर्स क्रिकेट इंप्रूवमेंट कमेटी CIC बना रहा हूं बिशन सिंह बेदी के अंडर। आज तक नहीं बनी। ये तो क्रिकेटर्स को आने ही नहीं दिया गया। तो मेरी प्रॉब्लम ये नहीं है कि पॉलिटिक्स क्या हो रही है, मेरी प्रॉब्लम ये है कि क्यों क्रिकेटर्स को इन्वॉल्व नहीं किया जा रहा, क्यों सिलेक्शन में पैसा हो रहा है, क्यों ओवर एज प्लेयर्स को खिलाया जा रहा है, क्यों गरीब का बच्चा नहीं खेल सकता। आज की डेट में डीडीसीए में गरीब का बच्चा क्रिकेट नहीं खेल सकता। और ये बात नहीं खेल रहे सर। चलिए मेरे साथ चलिए, मैं आपको दिखाता हूँ एक गरीब का बच्चा सेंचुरी करता हूँ और जगह खेल रहे होंगे। चंद्रशेखर जी डीडी नहीं खेलता सर। दिल्ली से जितने बच्चे, आप बताइए, जितने बच्चे निकले दिल्ली से खेल रहे हैं, कौन अमीर आदमी का बच्चा है? देखिए पंकज जी मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा। आज ये भी खबर आई, सूत्रों के हवाले से हमें ये भी पता चला कि भाई केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि अब जब तक अरविंद केजरीवाल उन्होंने जो भी वर्ड्स इस्तेमाल किए थे प्रधानमंत्री मोदी के लिए माफी नहीं मांग लेते, तब तक केंद्र सरकार का कोई भी मंत्री दिल्ली सरकार के किसी भी मंत्री से मुलाकात नहीं करेगा। इस पर क्या कहेंगे आप? अजीब सी बात है थोड़ी सी ये। अभी मैं अभी किसी और इसमें बैठा था प्रोग्राम में, वहां पे किसी ने अरविंद केजरीवाल को माओवादी कह दिया। प्रधानमंत्री जी ने खुद अरविंद केजरीवाल जी को AK-49 या ऐसा ही कुछ शब्द इस्तेमाल किए थे। तो और अरविंद ने अपने एक स्टेटमेंट में बहुत क्लियरली कहा है कि जो काम किए जा रहे हैं उसके लिए सरकार माफी मांगे और हम अपने शब्दों के लिए जरूर माफी मांगेंगे। तो और जब इतना कहने के बाद तो ये हमारा ये कतई इरादा नहीं है कि हम प्रधानमंत्री जी को कुछ गलत शब्द कहें, ऐसा कोई इरादा नहीं है हमारा। लेकिन इस तरह की बात कहना कि क्योंकि ये एक शब्द का इस्तेमाल किया इसीलिए कोई आपके मंत्रियों के साथ काम नहीं करेगा, ये तो संघीय ढांचे के लिए बड़ा खतरनाक शब्द है। ये लेकिन अरविंद केजरीवाल माफी नहीं मांगेंगे। हमें क्या, जब अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगेंगे या नहीं ये तो अरविंद केजरीवाल जी ही बताएंगे। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आपको शायद ध्यान, उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार, ये जो सरकार जो जिस तरह की हरकतें कर रही है, करप्शन, भ्रष्टाचार, उसके लिए वो माफी मांगे। हम लोग अपने शब्दों के लिए माफी मांगेंगे। उन्होंने कभी लेकिन किसी को ये नहीं कहा कि जो उनको कहा जाता है उसके लिए कोई और माफी मांगे। ये बात ध्यान रहनी चाहिए सबको। जफर भाई देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने जो जिन शब्दों का और जिस तेवर में उन्होंने बात की है प्रधानमंत्री जी के लिए, क्या इसको कोई सराहेगा? जी खन्ना जी मैं आ रहा हूं आपके पास। क्या कोई सराहेगा? मैं पूछना चाहता हूं पंकज जी से कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे बैठे हैं, क्या वो किसी गली में लड़ाई करने के लिए बैठे हैं? जिस तरह की लैंग्वेज का उन्होंने इस्तेमाल किया है, उनको कहीं एक पोस्ट की मर्यादा होती है, उस मर्यादा का ख्याल नहीं किया उन्होंने। और जिस तरह से बातें की और जिस लहजे में बात की, उसको कोई भी नहीं सराह सकता। उनको माफी मांगनी चाहिए और जरूर मांगनी चाहिए प्रधानमंत्री के बारे में। देखिए, उनके अपने विचार कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन देश के लोगों को जब मीडिया को एड्रेस करके बोल रहे हैं तो उनके तेवर देखिए। आप उस वीडियो को चलाइए जी। अगर कोई इंसान भी अगर उसको सराहता है, साहब मुझे ये बताइए कि अनसिविलाइज इंसान होगा। कोई सिविलाइज इंसान से 2013 तक तो डीडीसीए के प्रेसिडेंट अरुण जेटली रहे,
उस दौरान भी तमाम तरह के आरोप लगते रहे। करप्शन के क्या इन तमाम आरोपों की पोथी लेकर आप लोग कभी प्रधानमंत्री के पास गए कि भाई हालात सुधारिए, क्रिकेट का कबाड़ा हो रहा है दिल्ली में? देखिए, हम तो अरुण जी को जो है बहुत ही मसीहा बड़े भाई कॉलेज टाइम से फॉलो करते हैं। जब उन्होंने स्टेडियम बनाया, हमने कहा हमें बहुत ही आलीशान बेहतरीन आदमी मिल गया जी। सारी बातें पिछले 7 साल से बिशन सिंह बेदी साहब, मदन लाल, कीर्ति आजाद, सुरेंद्र खन्ना और मनिंदर सिंह, एनसीटी क्रिकेट एसोसिएशन, तमाम लोग इनको जाके बताते रहे हम लोग। हाँ, लेकिन उन्होंने इस तरफ कुछ नहीं किया और वो मनमोहन सिंह जो है कांग्रेस के जैसे बने हुए थे वैसे ही यहाँ पे बने रहे। बड़ा दुख होता है और बड़ी उम्मीदें थी इनसे, और क्रिकेट जो है वो प्रायोरिटी नहीं थी। वहीं पे वही प्रॉक्सी, वही सीके खन्ना और वही बंसल माल खाते रहे। चेतन चौहान जी वहां पे डटे हुए 14 साल से इनके साथ, वो भी साइन कर देते हैं बैलेंस शीट झूठी। बड़ा अफसोस होता है कि क्रिकेट जिसको हमने दिल्ली को नंबर 1 चैंपियन टीम बनाया था, वो आज दिल्ली हर जगह पिट रही है। 5 लाख 10 लाख में सिलेक्शनें हो रही हैं। आपको एक इंस्टेंस देता हूं जी। एक गरीब प्रीतमपुरा झुग्गी में लड़का रहता है विवेक भातू, अंडर 16 में 6 मैचों में 5 सैकड़े मारे। उसको उसके बाद सिलेक्शन नहीं मिल रही है, उसके पास माल नहीं है, वो सिलेक्ट नहीं हो सकता। तो खन्ना साहब, पहले तो ये मांग होती थी कि भाई राजनेताओं को दूर रखिए पे कर रही है, तूने नहीं किया, मैंने नहीं किया, इसने नहीं किया, उसने नहीं किया। हाँ, और सुनो जी, जब हम लोग खेलते थे तो हमें यहाँ पे आरपी मेहरा साहब थे। हाँ, वो तो भगवान थे। वो अपनी ग्रेव के अंदर वो किलबिला रहे होंगे कि मैंने जो एसोसिएशन बनाई थी उसमें कैसे भ्रष्ट लोग आ गए हैं। और बेदी साहब ने हमारे पे टैलेंट देखा और हम हिंदुस्तान के लिए खेले, भारत को एशिया कप जिताया, रणजी ट्रॉफी जिताई, दिल्ली को 15 साल खेले उसके लिए। और फिर सेलेक्टर बने तो बड़े अच्छे वीरेंद्र सहवाग, गंभीर, ईशांत शर्मा, संजीव शर्मा, मनोज प्रभाकर, ये सब खिलाड़ी, रमन लांबाजे शर्मा, ये सब खिलाड़ी सेलेक्ट करके दिए। लेकिन अब हमारे जैसों की यहाँ जरूरत नहीं है, वहाँ माल खाने वालों की है। और वहाँ पे जो है कोई अच्छा आदमी जाते हुए डरता है सिलेक्शन के अंदर, अगर तो उनका लड़का सिलेक्ट न करे उसकी पिटाई होती है। क्योंकि पहले तो ये हम बात सब होती बताते रहे भाई क्रिकेट एसोसिएशन से राजनेताओं को दूर रखिए। आज की तारीख में तो वर्किंग प्रेसिडेंट जो है वो चेतन चौहान है, वो क्रिकेटर रह चुके हैं इतने नामी, उसके बावजूद भी हालात वही हैं। देखिए चेतन चौहान साहब के बारे में इन्होंने तो वो बंसल था प्रेसिडेंट, उसने 1.55 करोड़ अपनी फर्म में ले लिया पैसे। इसलिए जेटली साहब तो कह रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो गई। कहां से कार्रवाई हुई? उसके बाद अभी पिछले हफ्ते प्रेसिडेंट जाकर ये कर रहे हैं, आप देखो 14 करोड़ का और तो क्या हाल है वहां पे। खैर एनीवे, देखिए बहुत पहले मुझे जेटली साहब ने बुलाया था, काफी दिन हो गए जी, और काफी साल हो गए इनफैक्ट। हाँ। उन्होंने यही पूछा था किस तरह से। हमारा तो एक ही जो मुझे लगता है कि क्रिकेट को क्रिकेटर्स को दिया जाए, जैसे कि एमसीए में मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन में होता है। दिलीप वेंगसरकर साहब क्रिकेट चलाते हैं, शरद पवार हो या विलासराव देशमुख जो भी आते थे वो कहते थे क्रिकेट आपकी, एडमिनिस्ट्रेशन हमारी। यहाँ पर सीआईसी बनने के बावजूद भी नहीं बनाई गई और उसके लिए एक दूसरे को दोष देते रहे। कोई कहता रहा चेतन चौहान नहीं आने देता, कोई कहता है कोई और वजह है। लेकिन पॉइंट इज जब तक क्रिकेट को क्रिकेटर्स नहीं चलाएंगे, आज जो खन्ना साहब कह रहे हो गरीब बच्चे की बात, मैं यहाँ चैलेंज करता हूँ, इन्होंने कहा है कि गरीब का बच्चा, मैं चैलेंज करता हूँ अगर एक भी गरीब का बच्चा यहाँ खेल रहा होगा पिछले कई साल में, चांस ही नहीं है। मैं ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, बच्चे छोटे छोटे जो अंडर 14 में आए, सेंचुरी की, अगले मैच में ड्रॉप कर दिया। क्यों? क्योंकि सिलेक्टर का या किसी और का बच्चा था। अगर वो सेंचुरी करेगा तो उनका जगह रुक जाएगी। लोगों को मैंने ऐसे ऐसे ऑफ स्पिनर्स देखे हैं, उनको चकिंग का आरोप लगाकर उनको फेंक दिया। क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति का बच्चा खिलाना था, उन्होंने ऑफ स्पिनर। आप किस तरह की क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आपकी पॉलिटिक्स अपनी जगह होगी, अरुण जेटली इस्तीफा दे या ना दे मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन दिल्ली की क्रिकेट पिछले 15 साल में धरातल से भी नीचे चली गई है। आज हिमाचल सर्विसेज कोई भी टीम हंसती है दिल्ली के अगेंस्ट खेलते हुए। क्यों? क्योंकि सब सिफारशी खेल रहे हैं, सब बुकीज के बच्चे खेल रहे हैं। क्या जवाब? सब बैटर्स के बच्चे। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी देखी जाए तो जेटली साहब की बनती है। 1999 से 2013 तक तो वो थे ही पद पर। देखिए यही दिल्ली है जिसमें
आपको विराट कोहली नहीं, अब रुकिए यहीं पर। ये वही दिल्ली है जहां पर आपने ईशांत शर्मा को ड्रॉप कर दिया था अंडर 22 से। क्यों? क्योंकि किसी सेलेक्टर के बच्चे को खिलाना था। हमने स्टोरी लिखी, उसको लेना पड़ा, वो इंडिया खेला। किसकी बात कर रहे हैं? और विराट कोहली आया था 2007 में, 2007-8 की सिलेक्शन। आप अपने हिसाब से पूरा हर चीज मोड़ तोड़ के बयान करना चाहते हैं। मैं कह रहा हूँ पॉलिटिक्स नहीं, क्रिकेट में भी आई है, क्रिकेट में भी आई है। आप तो अभी कुछ और देखिए, पॉलिटिक्स में आप जो कर रहे हैं करते रहिए जफर भाई। लेकिन आप वीरेंद्र सहवाग को तो मानते हैं, उनकी नीयत पर तो कोई शक नहीं है। गौतम गंभीर को तो मानते हैं, उनकी नीयत पर कोई शक नहीं है। सहवाग 2009 में वही बात कहते हैं, गंभीर 2015 में वही बात कहते हैं। दिल्ली छोड़कर हरियाणा से खेल रहे हैं। देखिए जो कुछ न कुछ हर ऑर्गेनाइजेशन, जब बड़े ऑर्गेनाइजेशन रहते हैं, कुछ उसमें कमियां रहती हैं। हाँ। कोई आदमी ऐसा नहीं कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन 100% जो पैरामीटर रखे हैं उस पर सही लेकिन कुछ गड़बड़ियां अलग है और बेड़ा गर्क होना अलग बात है ना जफर भाई। नहीं, ऐसा नहीं। इसी दिल्ली ने आपको विराट कोहली दिया जो कि हिंदुस्तान का कप्तान है। आज उसकी सब वाहवाही कर रहे हैं। क्यों? इसी दिल्ली, अगर ऐसा होता तो आज विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आता नहीं ना। देखिए, सब सिफारिशों से आते हैं, सब पैसे वाले आते हैं, तो विराट कोहली जैसा इतना अच्छा खिलाड़ी कैसे आता? पंकज जी एक बात और कही जा रही है जेटली की तरफ से लोग होते हैं जो बाहर गलत आंकड़ों में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। दिसंबर 2013 में उन्होंने पद छोड़ दिया था, इसलिए 2014-15 में जो हुआ वो उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। देखिए, जो जब बाहर में लोग बैठा होता है ना, उसको ऐसी बातें सुन लीजिए पंकज जी को। और जेटली साहब 2013 दिसंबर तक डीडीसीए के प्रेसिडेंट ही थे, तो ये कहना भी गलत है कि उन्हें गलत समय के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। हाँ। सीसी के एसएफआईओ की रिपोर्ट के दौरान तो पूरे समय वही थे। यहां तक कि डीडीसीए की जो इंटरनल रिपोर्ट है वो भी 2013-2014 के लिए है, और उस दौरान भी दिसंबर तक, यानी कि 9 महीने उस फाइनेंशियल ईयर के जेटली साहब ही प्रेसिडेंट रहे। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि किसी गलत पीरियड के लिए उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं? यहां तक कि जो जजेस ने भी जो कमिटी में अपनी रिपोर्ट्स दी हैं, जो सुरेंद्र जी ने अभी कहा कि कैसे ओवर एज लड़कों को किया जाता है, ये तो सब कोई एक साल के लिए तो नहीं कहा जा रहा है। हाँ। ये तो एक पूरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम के लिए सारे इंडिक्टमेंट्स हैं। तो कैसे कहा जा सकता है कि सिर्फ चूंकि वो पिछले अनिल भारद्वाज जी, निशाना जेटली साहब का यूपीए की सरकार पर भी है। उनका साफ कहना है कि फिरोज शाह कोटला का जब रेनोवेशन हुआ तभी उसी वक्त 2 और स्टेडियम का रेनोवेशन किया गया। एक में 900 करोड़ रुपए लगे, एक में 600 करोड़ रुपए लगे। तो फिर आप किस हिसाब से ये बात कह सकते हैं कि भाई ज्यादा पैसे खर्च कर दिए गए? समीर जी जिस विषय पे चर्चा करने हम लोग बैठे हैं, उसमें मैं श्री पंकज गुप्ता जी से भी ये पूछूंगा जी। मेरा भी समय को लेकर एक सवाल है कि जब 17 नवंबर 2015 को दिल्ली सरकार द्वारा गठित कमेटी की जांच आ गई थी, जांच रिपोर्ट आ गई थी, तो लगभग 1 महीने से इस पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? इसको क्यों लटका के रखा गया? हाँ। अगर वो सच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करना चाहती आप पार्टी, तो इसको गंभीरता से लेकर इस पे सरकार की तरफ से एफआईआर कराई जाए। उनपे 1 महीने पहले आई हुई है, उन्होंने क्यों दबा के रखी हुई है 1 महीने से ये रिपोर्ट? हम पूछना चाहते हैं श्री अरविंद केजरीवाल जी और उनकी पार्टी से कि जब राजेंद्र गुप्ता जी पे छापा पड़ा, ये जो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, तब आके राजेंद्र कुमार के छापे के बाद ये इतने सक्रिय क्यों हुए? नहीं तो 17 नवंबर को अगर ये रिपोर्ट कमेटी की आ गई थी तो उस पर कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई? ये इसका जवाब मैं कृपया चाहता हूं पंकज जी इस पे जरूर। ये आरोप लग रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार पर कि आपने रिपोर्ट को दबा के रखा हुआ था, सही मौके की तलाश कर रहे थे ताकि इसे हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सके। सांघी जी की जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत क्लियरली ये कहा गया था कि इसमें इरेगुलरिटीज हैं और इसके ऊपर एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी चाहिए। ये रिपोर्ट 17 नवंबर लेकिन वो आपके आरोपों से अलग थी ना, आप तो सीधे सीधे धांधली घोटाले का आरोप लगा रहे हैं। नहीं तो वही आरोप तो वही थे, वही आरोप आम आदमी पार्टी का एक ही काम है, इतनी रेगुलरिटीज हैं एलिगेशन लगाना, और उसमें टाइमिंग को लेकर बात, अब उसमें अगर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी है तो वो ऐसी चीज नहीं है कि जो एक दिन में बैठाई जाती है। हाँ। उसके लिए पूरे पेपर्स तैयार करना, उसके लिए टीम तैयार करना जो उस इंक्वायरी को देखेंगे, उसके लिए उस व्यक्ति का सर्च करना, ये सारे काम हो रहे थे। और जब ये पता चला, हमारा ये मानना है कि जब ये पता चला कि एक इंक्वायरी अब बैठाई जाने वाली है, तभी ये हमारे ऊपर ये सीबीआई की रेड हुई।
हम तो पूरी तरह से अब इस बात से आश्वस्त हैं कि कहीं ना कहीं से उन्हें ये खबर मिल गई कि अब ये रिपोर्ट अब इसके ऊपर कमीशन ऑफ इंक्वायरी बैठाई जानी है और इसलिए अब रेड करने का समय आ गया, जिससे पता चले कि क्या कार्रवाई की जा रही है। अगर आप देखें तो उस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स की किस तरह की फाइल मूवमेंट रजिस्टर लेकर गई है सीबीआई, जिसका राजेंद्र जी के केसेस से कोई भी दूर का नाता रिश्ता नहीं था, उन रजिस्टर्स को लेकर गई है। इसका जवाब अगर दिया जाए तो ज्यादा अच्छा होगा। पंकज जी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या रुख होगा? क्योंकि बीजेपी की तरफ से, अरुण जेटली की तरफ से ये बिल्कुल साफ किया जा चुका है कि भाई पद से इस्तीफा नहीं दिया जाएगा, हमने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगर वो पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो मेरे ख्याल से देश की जनता देखेगी कि उन्होंने किस तरह के कदम उठाए हैं। ये देश की जनता डिसाइड करेगी। जहां तक हमारा काम है, हमने कमीशन ऑफ इंक्वायरी का गठन करके उसके ऊपर जो भी कार्य करना है वो हम करेंगे और उसकी रिपोर्ट आएगी। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हम तो मांग कर सकते हैं, ये तो प्रधानमंत्री के ऊपर है कि आज देश के सामने किस तरह का एक स्वरूप पैदा करना चाहते हैं। जी, आप पार्टी जो है उसका एक ही काम है, एलिगेशन लगाना और पार्टियों के लीडर्स पे और पार्टियों पे एलिगेशन और अपने आप को क्लीन बताना। जब उनके पार्टी के और उनके नेक्सस पता चला कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी जिसपे कई पुराने आरोप नहीं, लेकिन जफर साहब आज के आरोपों पर बात कीजिए। आज तो तमाम तथ्य भी पेश किए गए ना, शील्ड कर रहा है, सबूत भी सामने रखे गए हैं। कुछ कोई सबूत नहीं, क्या सबूत है? शील्ड कर रहे हैं वो। इसलिए और उस पर जब सीबीआई का रेड पड़ा, जबकि ये क्लैरिफाई भी किया, जैसा पंकज जी कह रहे थे कि भाई केजरीवाल पे नहीं, इस सरकार पे नहीं, ये तो एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे हो रहा है। फिर भी खन्ना साहब आखिरी मोड़ पर आ चुकी है बहस। आपके हिसाब से अब उनके क्या होना चाहिए? अब दिल्ली सरकार का क्या कदम होना चाहिए या केंद्र सरकार का क्या कदम होना चाहिए? मुझे दिल्ली सरकार और राजनीति का कोई लेना देना नहीं है, क्रिकेट से वास्ता है जी। लेकिन एक चीज बीजेपी, कांग्रेस और राजनीति में जो पिछले 1.5 साल में देखी कि 2G स्पेक्ट्रम और कोल में 0 लॉस है, सिब्बल साहब और चिदम्बरम साहब ने कहा था। जब उसकी निष्पक्ष जांच हुई तो 2-2.5 लाख करोड़ रुपए का कोल के अंदर फायदा हुआ और स्पेक्ट्रम के अंदर कितना फायदा हुआ अंदाजा नहीं कर सकते जी। तो अगर यहाँ पे कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो निष्पक्ष जांच हो जाने दीजिए। जी, वक्त हमारे पास बहुत कम है, हमें इस नहीं तो यहाँ भी तो निष्पक्ष जांच हो जाए ना। शुक्रिया सुरेंद्र खन्ना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। भारद्वाज साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पंकज जी आपका, जफर भाई, चंद्रशेखर जी आपका भी इस बहस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो लबोलुआब इस बहस का यही है कि निष्पक्ष तरीके से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह से आरोपों को सिरे से खारिज किया जा रहा है, दूसरी तरफ से आरोपों को लगाया जा रहा है, ये राजनीति बंद होनी चाहिए। निष्पक्ष तरीके से जांच हो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो सके और कम से कम दिल्ली में क्रिकेट की हालत सुधरे। सीधा सवाल में आज मेरे साथ बस इतना ही। नमस्कार।